Welcome to the very first lecture of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane. And the name of this chapter is Motion in 2 and 3 Dimensions. हमने दूसरे चैप्टर में और तीसरे चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया था सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन में, यानी ऑब्जेक्ट्स या तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे थे या वाई एक्सिस की तरफ या फिर जेड एक्सिस की तरफ। अब चूँकि हमने वन डायमेंशनल मोशन को अच्छी तरह डिटेल में स्टडी कर लिया है, तो अब हम उसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करने लगे हैं टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन में। इसमें यूं होगा कि ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों की तरफ मूव कर रहा होगा। मैक्सिमम तीनों की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन यूं होगा कि वो वन डायमेंशन में मूव कर सकता है एक ही वक्त में, टू डायमेंशंस में मूव कर सकता है और थ्री डायमेंशंस में भी मूव कर सकता है। यानी अगर आप उसकी कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें, मिसाल के तौर पे अगर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी का कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा, कुछ वाई कंपोनेंट भी होगा और कुछ जेड कंपोनेंट भी होगा। और इन जनरल उस ऑब्जेक्ट की आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें तो उसके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट हो सकते हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू बी मोशन इन टू डायमेंशंस एंड थ्री डायमेंशंस। तो इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, जो कि इस चैप्टर का कंटेंट है। और चूँकि ये दूसरे और तीसरे चैप्टर की एक्सटेंशन है मोस्टली, तो इसमें हम देखेंगे कि मोस्टली हम उसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी दूसरे और तीसरे चैप्टर में। तो इसमें कोई हम नई चीज़ नहीं देखेंगे, बस एक ही वक्त में हम एक से ज़्यादा एक्सिस के लॉन्ग मोशन को स्टडी कर रहे होंगे। तो इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड चैप्टर। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हम एक डायमेंशन से तीन डायमेंशंस में कैसे जाते हैं। वही आइडियाज़, यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे हम एक से ज़्यादा डायमेंशंस में लेके जाते हैं। उसके बाद हमने, आपको याद होगा कि वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशंस पढ़ी थी, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिनसे हमारे पास तीन इक्वेशंस आई थी। तो हम उन तीन इक्वेशंस को अब देखेंगे। फिर उसके बाद हमने न्यूटन लॉज पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, तो हम न्यूटन लॉज को अब एक्सटेंड करेंगे टू डायमेंशंस और थ्री डायमेंशंस के ऊपर। फिर उसके बाद हम टू डायमेंशनल मोशंस की स्पेसिफिकली दो एग्जांपल्स देखेंगे। उन दो एग्जांपल्स में जो पहली है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जब दो डायमेंशंस में मूव करता है एक ही वक्त में तो वो किस तरह की मोशन परफॉर्म करता है। एक्चुअली दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसके बाद हम एक और स्पेशल केस स्टडी करेंगे टू डायमेंशनल मोशन का, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। जब हम ये पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद हम फिर ड्रैग फोर्सेस को डिस्कस करेंगे कि जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल होता है, कोई प्रोजेक्टाइल आप इस वक्त ऐसा ही ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें जो मोशन में होता है और उसकी मोशन टू डायमेंशनल होती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम आइडियली स्टडी करेंगे। आइडियली मीन्स कि हम उसमें एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। लेकिन फिर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर ड्रैग फोर्स मौजूद हो तो फिर प्रोजेक्टाइल्स की मोशन किस तरह असरअंदाज होती है। और फाइनली हम एक और टॉपिक इस चैप्टर में करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक है रिलेटिव मोशन। मैंने गुज़श्ता चैप्टर में आपको रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा बताया था, जहाँ पे मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज के बारे में बताते हुए इनर्शियल फ्रेम्स को डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो वो लेक्चर, तो जब मैं ये बता रहा था कि इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं, तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली थी जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्राइव कर रही हैं और एक दूसरे की वेलोसिटीज़ की और एक्सेलरेशंस की मेजरमेंट करती हैं। तो उसमें हमने देखा था कि चौके स्टूडेंट्स मूव कर रही हैं और वो मूव करते हुए एक दूसरे की मोशन की मेजरमेंट करती हैं, तो उनकी जो मोशन थी वो रिलेटिव मोशन थी। इस टॉपिक में हम उस रिलेटिव मोशन के बाकायदा फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर यही चार मेन टॉपिक्स हैं और इनको हम स्टडी करेंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
तो ये तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं, और इसमें आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है, हमें इक्वेशंस पता हैं और उनको हम एक्सटेंड करेंगे 3 डायमेंशंस के ऊपर, और फिर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि अब हम अगर जब ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशंस में मूव करता है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को या उसकी मोशन को कैसे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होगा। तो अगेन इस लेक्चर का गोल ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल पोजीशंस और इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई हैं, और हमने उनकी फाइनल पोजीशंस और फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करनी है। आपको याद होगा बिल्कुल यही गोल मैंने रखा था जब मैंने न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव किया था, और चूंकि वो 1 डायमेंशनल केस था तो अगेन ऑफ कोर्स गोल चेंज तो नहीं हो जाएगा। जब तक हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हमें पता है कि न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हम क्यों पढ़ते हैं, और उसके ऊपर कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशंस और इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई हो तो हम उनकी फाइनल पोजीशंस और फाइनल वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर कंडीशन ये थी कि जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कांस्टेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमारा गोल है। तो चलें फिर से अपने जहन में लेके आए कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी वो क्या थी। तो 1 डायमेंशनल केस में जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो कुछ इस तरह थी। जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसको आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं वो थी वी एफ एक्स इक्वल्स वी आई एक्स प्लस ए एक्स टाइम्स टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी डेल्टा एक्स बल्कि पहले हम इसी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ही लिखते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करती है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता है। अगर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो तो फिर क्या होगा, वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई प्लस ए वाई टाइम्स टी। तो ये हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट की मोशन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई हो और उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो दिया हुआ हो, तो कुछ टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो ये इक्वेशन बताती है। और इसी इक्वेशन को हम z एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं, वी एफ जेड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग z एक्सिस इक्वल्स वी आई जेड प्लस ए जेड टाइम्स टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मैंने 3 इक्वेशंस की फॉर्म में लिखी है 3 एक्सिस के लिए जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लेके जाना निहायत ही आसान है। तो ये हमारे पास हर इक्वेशन जो है ये क्या है, एक स्केलर इक्वेशन है और इनको हमने लेके जाना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लेके जाना बहुत आसान है और वेक्टर फॉर्म में हम हर क्वांटिटी को वेक्टर बना देंगे। हर फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो ये हम बना देंगे वी एफ वेक्टर इक्वल्स वी आई वेक्टर्स प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर्स टाइम टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है और ये एक ही इक्वेशन बनती है इस वेक्टर फॉर्म में। तो हमने क्या किया है, जो 3 इक्वेशंस थी जो असल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको जब हमने 3 मुख्तलिफ फॉर्म में लिखा फॉर एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो हम देखते हैं कि जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बनती है और एक ही इक्वेशन बनती है। और हमें पता है कि चूंकि हम 3 डायमेंशनल मोशन की जब बात करेंगे तो ये एक इक्वेशन हमें 3 इक्वेशंस देगी। तो मैं यहाँ पे इसको बल्कि लिख देता हूँ कि ये 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस का मतलब कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का तीर है कि आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में जा सकते हैं, इसका एक ही मतलब है। ये जो लेफ्ट पे 3 इक्वेशंस हैं, ये वाली 3 इक्वेशंस, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में, और अगर ये एक इक्वेशन आपके पास दी हो तो उसका मतलब है कि ये 3 इक्वेशंस आपके पास दी हुई हैं।
तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वेक्टर फॉर्म। उसके बाद अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताती है फाइनल पोजीशन के लिए। तो उसको हम लिखते हैं, और उस इक्वेशन की जो फॉर्म थी हमारे पास वो थी डेल्टा आर इक्वल्स डेल्टा आर, अभी नहीं, इसको एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे तो ये बनेगी डेल्टा एक्स जो थी एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स वी आई एक्स टाइम्स टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए एक्स टाइम्स टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें जो एक्स एफ है ये ऑब्जेक्ट का फाइनल, उसकी फाइनल पोजीशन है फ्रॉम सम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो एक्स आई है ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। वी आई एक्स जो है ये उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। ए एक्स जो है ये वो एक्सेलरेशन है जो उसके ऊपर एक्ट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, और कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या होती है वो ये इक्वेशन बताती है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसी इक्वेशन को अब अगर हम वाई और जेड एक्सिस के लिए लिखें तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा वाई इक्वल्स वाई एफ माइनस वाई आई इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई टाइम्स टी स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी मोशन को डिस्क्राइब करती है अलोंग वाई एक्सिस। और अगर हम इसी मोशन को अलोंग जेड एक्सिस डिस्क्राइब करें तो डेल्टा जेड इक्वल्स जेड एफ माइनस जेड आई इक्वल्स वी आई जेड टाइम्स टी प्लस हाफ ए जेड टाइम्स टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब इस इक्वेशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ये ऊपर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा है वेक्टर फॉर्म में। और इसके लिए भी हमारा 2 साइडेड एरो आएगा कि आप दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं और एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं। तो इस इक्वेशन की जो वेक्टर फॉर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास कुछ इस तरह की, डेल्टा आर, क्योंकि अब पोजीशन जो है वो वेक्टर है। जब इनको आप इस तरह लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में तो फिर तो ये स्केलर होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन को बता रही है। तो डायरेक्शन हमने पहले ही डिफाइन कर दी है कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अब हमारे पास आएगा डेल्टा आर इक्वल्स आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर इक्वल वी आई वेक्टर टाइम्स टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए वेक्टर्स टाइम टी स्क्वायर। तो ये अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है वेक्टर फॉर्म में। आप सोच रहे होंगे कि जब हम 1 डायमेंशन से 2 और 3 डायमेंशन में जाने लगे हैं तो हमारे पास इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इक्वेशंस और सिंप्लीफाइड हो गई हैं। यानी पहले हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस थी और अब उन 3 इक्वेशंस की बजाय हमने सिर्फ एक इक्वेशन लिख ली है। और यही खूबसूरती है वेक्टर नोटेशन की कि आप 3 इक्वेशंस की बजाय एक ही इक्वेशन लिख देते हैं और आपको पता होता है कि ये एक इक्वेशन जो है ये असल में हमें 3 इक्वेशंस दे रही है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ वेक्टोरियल नोटेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो हमें फाइनल वेलोसिटी और फाइनल पोजीशन बताती हैं ऑब्जेक्ट की, वो लिख ली हैं इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि अब ये इक्वेशंस जो हैं ये हमें असल में 3 इक्वेशंस दे रही हैं और वो 3 इक्वेशंस इधर लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं, ये वेलोसिटी के लिए और ये पोजीशन के लिए। एक थर्ड इक्वेशन भी होती है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने दूसरे चैप्टर में ये इक्वेशंस को ड्राइव किया था तो असल में हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी की भी और फाइनल पोजीशन की भी। थर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव की थी अपनी सहूलत के लिए कि हम
टाइम को एलिमिनेट कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो आप थर्ड इक्वेशन को भी वेक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटीज, उनको आप वेक्टर बना देंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। बट दैट इज नॉट नेसेसरी, इसलिए एचआरके ने भी उसको नहीं लिखा। तो एक फाइनल पॉइंट जहाँ पे जो मैं अगेन आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो फाइनल पॉइंट ये है, बल्कि मैं इसको यूँ कहता हूँ कि ये रिमार्क्स हैं। तो मेरे पास दो रिमार्क्स हैं, यानी दो बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा यहाँ पे। जो पहला रिमार्क है, आपको मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था कि वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर से आपको बता दूं कि जितने भी, जब मैं वेक्टर्स की बात करता हूं तो उसका मतलब है हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है वो ये वेक्टर्स के रूल फॉलो करती है। तो वेक्टर्स मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया था कि कब बराबर होते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी की अगर मैं लिखूं कि बराबर है, तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब ये था कि ये इक्वल होती है इफ, ये आई डबल एफ वाला इफ है, मैथमेटिकल नोटेशन है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, कि ये ए और बी सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बराबर होंगे जब क्या हो, जब हमारे पास ए एक्स इक्वल हो बी एक्स के, ए वाई इक्वल हो बी वाई के, और ए जेड इक्वल हो बी जेड के। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन कि वेक्टर्स जो हैं ये उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हों। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऊपर ये जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, ये वेक्टर फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की और ये वेक्टर फॉर्म सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, ये उसी वक्त कंपोनेंट फॉर्म में जब आप, ये उसी वक्त इक्वल होंगी जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वेशंस इक्वल होंगी। जो अगेन यही बता रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है ये असल में हमें तीन इक्वेशंस दे रही है। ठीक है, दिस इज अगेन दैट इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स कि अगर आपके पास कोई लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है और राइट हैंड साइड पे वेक्टर है तो वो उसी वक्त इक्वल होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। और ये बिल्कुल यही स्टेटमेंट है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये असल में तीन इक्वेशंस हैं जो मैंने लेफ्ट पे लिखी हैं। और जो दूसरा रिमार्क है यहाँ पे वो ये है कि मैंने ये बात पहले भी कई दफ़ा की है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन जनरल किसी वेलोसिटी v से, ये वाली वेलोसिटी v कह लें, ये जो vi इनिशियल वेलोसिटी है और ये वेक्टर अब मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट भी होगा नॉन जीरो, कुछ y कंपोनेंट भी होगा और कुछ z कंपोनेंट भी होगा। तो अब अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसके तीनों कंपोनेंट हैं और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगती है जो सिर्फ y एक्सिस की तरफ है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट चेंज होगा, x और z कंपोनेंट जो हैं वो अनचेंज होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही पॉइंट जो है ये इस चीज़ को अगेन स्ट्रेंथन करता है कि ये वाली जो इक्वेशंस हैं, जो तीन कंपोनेंट फॉर्म की इक्वेशंस हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दीज आर थ्री इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करती है जो सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जो सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि उसकी सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग जो क्वांटिटीज हैं, लेट्स से पोजीशन और वेलोसिटी और इसी तरह बाकी जो प्रॉपर्टीज उसकी हो सकती हैं, सिर्फ वो y एक्सिस वाली चेंज होंगी, x और z वाली जो हैं वो अनचेंज्ड रहेंगी। दैट्स इट फॉर
दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अब मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करने लगा हूं, क्योंकि हम पहले भी एग्जाम्पल सॉल्व करते रहे हैं जब हम वन डायमेंशनल मोशन ले रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन जनरल वेक्टर फॉर्म में उसकी पोजीशन या वेलोसिटीज वेक्टर फॉर्म में दी होंगी। तो ऐसे प्रॉब्लम, दिस इज द एग्जाम्पल दैट आई वांट टू सॉल्व, एंड दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक ऑफ हेलिडे, रेज़निक एंड क्रेन, एंड दिस इज एक्सरसाइज 3 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 जो इस एग्जाम्पल के साथ, इस फोटो के साथ लिखा हुआ है, दिस इज एक्सरसाइज 3 ऑफ द बुक ऑफ हेलिडे, रेज़निक एंड क्रेन, एंड इट्स स्टेटमेंट इज अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज। और अब आप देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और पोजीशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है, कुछ वाई कंपोनेंट भी मौजूद है, और कुछ जेड कंपोनेंट भी मौजूद है, और वो आप राइट हैंड साइड से देख सकते हैं। आई यूनिट वेक्टर जिसका मतलब है एक्स कंपोनेंट, जे यूनिट वेक्टर जिसका मतलब है y कंपोनेंट, और k यूनिट वेक्टर विच मीन्स के z कंपोनेंट। तो अब इस पोजीशन वेक्टर के अंदर हमारे पास x, y और z तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। वेयर a इक्वल्स 1 मीटर, b इक्वल्स 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड c इक्वल्स 1 मीटर पर सेकंड। a, b और c कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यूज गिवन है हमारे पास। Write expressions for a its velocity and b its acceleration as functions of time, and c is what is the shape of particle's trajectory। तो हमने ये बताना है कि पार्टिकल किस तरह का पाथ फॉलो करता है। One important thing that I want to talk about before I start this problem वो ये है कि अगर आप इन कॉन्स्टेंट्स के ऊपर गौर करें, ए के साथ ए की जो वैल्यू है वो 1 मीटर है, तो इसका मतलब है ये जो ए है ये असल में इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ की हैं, सही है। और इसकी डायमेंशंस लेंथ की होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इट्स अ वेक्टर इक्वेशन। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास वही वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पोजीशन है, तो पोजीशन जो है वो लेंथ के यूनिट्स हैं, उसकी डायमेंशंस लेंथ की हैं, आप उसको मीटर में मेजर करते हैं। तो पहली टर्म में देखें तो सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट है ए, आई तो यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट ए है ये ऑब्जेक्ट की इसकी जो डायमेंशंस हैं वो पोजीशन वाली होनी चाहिए, लेंथ वाली होनी चाहिए, और यही वजह है कि ए के जो यूनिट हैं वो 1 मीटर है, जिसका मतलब है कि ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सिमिलरली दूसरी टर्म पे देखें, इस टोटल टर्म की डायमेंशंस भी पोजीशन की होनी चाहिए, यानी लेंथ की होनी चाहिए। तो इसके साथ है बी कांस्टेंट है और साथ में टी स्क्वायर्ड आ रहा है, और इसीलिए अगर आप बी की वैल्यू देखें तो वो 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, यानी जो सेकंड स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाए तो हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाए। तो सेकंड टर्म की डायमेंशंस भी लेंथ की बनती हैं, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये भी ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं सी टी है, तो हमने टी को कैंसिल करना है, तो इसका मतलब है जो सी है इसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, लेंथ डिवाइड बाई टाइम की, तो जिसका मतलब है मीटर पर सेकंड। तो यहां से जो सी है ये वेलोसिटी है, जो बी है ये एक्सेलरेशन है, और जो ए है ये पोजीशन है। ये अगर आप कहें कि ये कांस्टेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास पोजीशन दी हुई है, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो है वो पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट्स वेरी इजी, हमने कैलकुलेट करना है v, और अब मैं वेक्टर v कैलकुलेट कर रहा हूं। तो v ऑफ t इक्वल्स क्या होता है फार्मूला, dr ऑफ t डिवाइड बाई dt, यानी पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव। अब पोजीशन दी हुई है, इसका आप टाइम डेरिवेटिव लें तो जो फर्स्ट टर्म है ये वाली ai, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जो दूसरी टर्म है वो बी टी स्क्वायर है, तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 2bt जे यूनिट वेक्टर, और सी टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा c इंटू के यूनिट वेक्टर। तो ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसा कि पूछा गया है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें कैसे पता है, वो ऐसे पता है कि अगर आप इस वेलोसिटी के फार्मूला में देखें तो ये राइट हैंड साइड पे b के साथ t का फैक्टर भी आ रहा है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो बदल रही है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास j और k यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि
वेलोसिटी के सिर्फ x और y कंपोनेंट है, वेलोसिटी का सिर्फ y और z कंपोनेंट है, जो x कंपोनेंट है वो 0 है। तो अगर आप इसी वेलोसिटी को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें, लेट मी चेंज द कलर, तो कंपोनेंट की फॉर्म में हमारे पास ये क्या बनेगा, vx जो बनेगा वो है 0, क्योंकि कोई हमारे पास x कंपोनेंट नहीं है। और वो कैसे x कंपोनेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कि i यूनिट वेक्टर वाली कोई टर्म नहीं है हमारे पास। अब हमने देखना है vy, तो vy जो है वो किसके इक्वल है, 2bt। तो जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसकी वैल्यू 2bt है, और जो z कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, c है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि x कंपोनेंट 0 है वेलोसिटी का, y कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जो z कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि c जो है उसकी वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड है, तो z कंपोनेंट कांस्टेंट है। आप इनके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन चूंकि हम ग्राफ पढ़ चुके हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम इनके ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो अगर मैं x कंपोनेंट का ग्राफ ड्रॉ करूं, यानी vx का ग्राफ ड्रॉ करूं अगेंस्ट t, तो वो 0 है, vx की वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि टाइम बेशक बदल रहा है, लेकिन जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 है, वो बदल नहीं रहा। तो उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसको अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो उसका जो लाइन लगेगी वो यहाँ पे आएगी। तो जो हमारा vx वाला ग्राफ आएगा उसकी लाइन यहाँ पे आएगी, ये वाली। तो ये हमारा vx का ग्राफ है। अगर आप vy का ग्राफ ड्रॉ करें, तो जो vy का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे आपने टाइम लेना है, y एक्सिस पे vy लेनी है। अब अगर आप देखें तो जो vy की वैल्यू है वो 2bt है। इसका मतलब है कि जो y कंपोनेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे vy भी चेंज होगा। इसका मतलब है कि vy जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी समवेयर बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस। और आपने अब ये देखना है कि ये vy का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अगर आप t को 0 पुट करें इस फार्मूला में, t को 0 पुट करें तो vy 0 आती है। तो इसका मतलब है जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा और ये फिर कुछ इस तरह का होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ग्राफ है vy का। इसी तरह अगर आप vz का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो vz का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। अगेन टाइम ऑन x एक्सिस, vz ऑन y एक्सिस, और vz की वैल्यू देखें तो c है, विच मीन्स सम कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब है कि अब टाइम बदलता रहेगा लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जब आप vz का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, अलाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये वाली जो वैल्यू है जहां पे ये y एक्सिस को यानी वेलोसिटी एक्सिस को टच करता है, ये वैल्यू हमारे पास c है। तो आप इस तरह इनके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। पार्ट बी जो है उसमें हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जो a ऑफ t है, तो a ऑफ t जो है वो होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो जो a ऑफ t है उसको हम लिखेंगे d v ऑफ t डिवाइड बाई dt, और डी वी ऑफ टी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू है 2bt प्लस c। तो जब 2bt का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 2b j यूनिट वेक्टर, और c कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा। तो जो एक्सेलरेशन आया है वो सिर्फ 2b आया है, एंड दैट इज अलोंग y एक्सिस, क्योंकि सिर्फ j यूनिट वेक्टर वाली टर्म हमारे पास नॉन जीरो है। तो अब अगर आप एक्सेलरेशन को कंपोनेंट्स में लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बनेंगे ax 0, ay 2b, और चूंकि b कांस्टेंट है और 2b कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो जो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है वो कांस्टेंट है, और जो az आएगा वो कितना आएगा, 0। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन की भी वैल्यूज आ गई हैं, उसके x y और z कंपोनेंट्स की। और आप इंटरेस्टिंगली एक्सेलरेशन का भी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें अब, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा हमारे पास, लेट मी चेंज कलर।
आप एक्सेलरेशन का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा वो इस तरह होगा। एक्स एक्सिस पे आप टाइम लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर ए एक्स लेंगे, और ए एक्स जो है वो 0 है हमारे पास। तो इसका मतलब है उसकी जो ग्राफ की लाइन आएगी वो इस तरह आएगी, लाइन ऑन द टाइम एक्सिस, विच शोज कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर वो क्या है, ए एक्स इक्वल्स 0। इसी तरह आप ए वाई और ए जी का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, वाई एक्सिस के ऊपर ए वाई, और ए वाई अगर आप देखें तो 2b है उसकी वैल्यू, जो नॉन जीरो है और कांस्टेंट है। तो इसकी जो लाइन आएगी वो सम नॉन जीरो कांस्टेंट आएगी, यानी सम वैल्यू पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और ये जो वैल्यू है जहां पे ये एक्सेलरेशन एक्सिस को टच करता है ये किसके बराबर है, 2b के। और फाइनली जब आप इसका ए जी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ए जी को अगेंस्ट टाइम आप प्लॉट करेंगे तो टाइम ए जी, और चूंकि ए जी 0 है तो उसका ग्राफ भी बिल्कुल ए एक्स जैसा बनेगा, अ लाइन ऑन द टाइम एक्सिस। तो इस पॉइंट के ऊपर अगेन हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट के ऊपर वो 0 है, तो ए जी भी 0 है। तो ये एडिशनल चीज़ें थी, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप प्रॉब्लम से खुद अखज़ कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। और अब हमारे पास फाइनली सी पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि आपने जो पोजीशन दी हुई है क्वेश्चन में उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी इस पार्टिकल की आपने ट्रेजेक्ट्री दिखानी है किस तरह की है। तो इस इक्वेशन के ऊपर एक लम्हे के लिए गौर करें। ये इक्वेशन जो है ये पोजीशन की टाइम डिपेंडेंस बताती है कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप पोजीशन के कंपोनेंट्स देखें तो जो एक्स कंपोनेंट है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी ए के साथ कोई टी नहीं आ रहा। तो एक्स जो कंपोनेंट है इस पोजीशन का वो टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी टाइम के साथ एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। इसकी कुछ नॉन जीरो वैल्यू है वो ए के बराबर है, लेकिन इसके अलावा ये चेंज नहीं हो रहा। बी जो है वो उसके साथ टी स्क्वायर आ रहा है, और टी स्क्वायर जो है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। उसके साथ सी टी आ रहा है, तो ये पैराबोला की जनरल फॉर्म है। और इस तरह के प्लॉट्स मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ये इक्वेशन दी हुई है, आप वापस जाके देखें। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फर्ज करें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है ये वाला, और इसके परपेंडिकुलर हम लेते हैं जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस है। और इस तरह समझें कि ये जो एक्स एक्सिस है ये बोर्ड से बाहर आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी अगर आप अपनी फिंगर्स को एक्स से वाई एक्सिस की तरफ कर्ल करें तो जो थंब है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। अब हमने देखना है कि ये जो पैराबोला है वो किस जगह पे लोकेट करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा इस इक्वेशन में जो दी हुई है प्रॉब्लम में कि a जो है वो कांस्टेंट है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग पैराबोला का ओरिजिन जो है वो सम नॉन जीरो वैल्यू पे होगा। और वो फर्ज करें कि नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, a के बराबर है, सही है। तो अब जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, इस तरह का होगा कि उसकी वैल्यू y और z एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रही है, लेकिन x एक्सिस के अलॉन्ग चेंज नहीं हो रहा जी। तो कुछ इस तरह का पैराबोला होगा ये, कि देखें ये जो इसकी जो ओरिजिन है वो x एक्सिस से कुछ फासले पे है, और फिर y और z एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं टाइम के साथ।